बच्चों, इससे पहले हमने शाहजहां के बारे में देखा। अब उसका पुत्र जो उसको कैद करके शासक बनता है, जिसका नाम होता है औरंगजेब, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। ये एक तरह का डिप्लोमेटिक कैरेक्टर है और पूरी मुगलकालीन व्यवस्था में सबसे अलग विचारधारा का व्यक्ति था ये। हम इसको जब पढ़ेंगे तो हमें इसके अंदर, इसकी नीतियों में, इसके साम्राज्य के जो अन्य शासक हुए हैं उनसे और इनका विरोधाभास पता चलता है। यह पूर्व के शासकों की भांति सहिष्णुता की नीति का अनुसरण न करके बल्कि कट्टर मुसलमान की तरह अपने आप को प्रस्तुत करता है समाज में और शासन सत्ता को मुस्लिम दायरे के भीतर समेट कर रख देना चाहता है। और अंत में इसका हर्ष क्या हुआ? असर यही हुआ, आपने देखा कि इसका पतन हो जाता है और इसी के बाद में आरंभ हो जाता है इसके साम्राज्य के ढहने का सिलसिला, जो एक लंबे कालखंड तक चलते हुए 1857 में पूर्णतः समाप्त हो जाता है। प्रथम विद्रोह के साथ ही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बहादुर शाह जफर स्वीकार करते हैं, जो कि मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक हुए। उनके साथ ही ये मुगल सत्ता हमेशा हमेशा के लिए भारत से समाप्त हो जाती है। ठीक, तो अब हम लोग औरंगजेब को पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। औरंगजेब आलमगीर, इसका पूरा नाम था औरंगजेब आलमगीर। यदि हमने देखा कि 27 से 58 तक शाहजहां ने शासन किया, तो इसके शासन की शुरुआत 58 से होती है। तो 1658 से 1707 ईस्वी तक ये शासन करता है। 1707 ईस्वी तक ये शासन करता है। ये इसके शासन का कालखंड रहा है 1658 से 1707 ईस्वी। इसका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को हुआ था। जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को, 1618 ईस्वी को हुआ। इसकी माता का नाम मुमताज महल था। पिता का तो ऑब्वियसली आप लोग जानते ही हैं, पिता का नाम शाहजहां। इसका जन्म गुजरात में हुआ था। इसका जन्म जो है गुजरात में हुआ था। औरंगजेब का बचपन अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। इसका बचपन जो था उसका अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। नूरजहां कौन थी? नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, यानी कि इसकी दादी माँ थी, यानी दादी के पास बीता। दादी के पास अधिकांश समय इसका बीता। इसके गुरु पीर मोहम्मद हकीम थे। इसके जो गुरु थे उनका नाम था पीर मोहम्मद हकीम। ठीक, याद रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था, तो वो था पीर मोहम्मद हकीम। 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह फारसी राजघराने की राजकुमारी, और मतलब औरंगजेब, ठीक याद रखिएगा, का विवाह फारसी राजघराने की पुत्री, नाम था बिलरास बानो बेगम, नाम था बिलरास बानो बेगम से हुआ। ठीक, इनका विवाह 18 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह फारसी राजकुमारी राजघराने की पुत्री बिलरास बानो बेगम से हुआ। इसके बाद औरंगजेब ने अपना प्रथम राज्याभिषेक
इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। एक बार अपने आप को शासित घोषित कर देता है और दक्षिण भारत में होता है तभी वो जाता है, दूसरी बार और शाहजहां को जब कैद कर पाता है उसके बाद वो होता है। तो इसका प्रथम जो राज्याभिषेक हुआ उसमें इसका क्या नाम था हम देखेंगे। ये अपना प्रथम राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाता है और ये वह स्थान था जहां पर इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद देवराई का युद्ध इसके भाइयों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध था। एक तरह से शाहजहां की सेना भी शामिल थी उसमें। देवराई का युद्ध हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, आगे टॉपिक आएगा तब उसमें देखेंगे डिटेल में। लेकिन पहला राज्याभिषेक इसका देवराई के युद्ध के बाद होता है और जिसके नाम का खुतबा पढ़ा जाता है, कलमा पढ़ा जाता है, उसको देखिएगा। इसकी उपाधि क्या थी? उपाधि इसकी उपाधि जो थी, मैं भी भूल जाता हूँ बार बार, कई बार मैंने कोशिश की याद करने की लेकिन याद नहीं हुआ। देखना है आप लोग याद कर पाते हैं या नहीं। नाम था अबुल मुजफ्फर मोयुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। अब आपको लग रहा होगा औरंगजेब आ गया, इसका नाम लगभग पूरा होने वाला ही होगा या हो चुका होगा, ऐसा नहीं है, आधा हुआ है अब। इसके बाद बहादुर आलमगीर पादशाह अभी और गाजी। ठीक, अब पूरा होता है औरंगजेब का नाम। जो पहला राज्याभिषेक इसने करवाया तो जिसके नाम का खुतबा पढ़ा गया तो उसमें नाम इसने अपना यही रखा था जिस नाम से खुतबा पढ़ा गया था। इसका नाम था अबुल मुजफ्फर मोयुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी। देखना है याद होता है या नहीं। ठीक, तो वीडियो देखिएगा, अगर आपको लगता है याद हो जाएगा तो आप बता दीजिएगा कि हाँ सर याद हो सकता है। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद इसने अपना दूसरी बार राज्याभिषेक 16 जून 1659 ईस्वी को शाहजहां के आलीशान महल में करवाया। इसने अपना दूसरी बार जो राज्याभिषेक करवाया वो शाहजहां के विशाल। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। शासन का आधार बनाया किसको? कुरान को और शरीयत को। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था और उसे ये जो था सुन्नी धर्म को मानता था सुन्नी धर्म को मानता था। ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था और इसे जिंदा पीर कहा जाता था। इसे जिंदा पीर कहा जाता था। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ऐसे ही नाम का और जब मौका मिले आप इसको देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। नाम हो जाता है यार, मुझे भी याद ऐसे ही हुआ था, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ तुमको। अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी।
ठीक, चलिए आगे बढ़िए। इसको इरेज करते हैं, फिर ऊपर से लिखना शुरू करते हैं। ये प्रथम है और ये द्वितीय है इसका राज्याभिषेक। इसने 1669 ईस्वी में मुहर्रम 1669 ईस्वी में मुहर्रम त्योहार आप जानते ही होंगे, सुना होगा, देखा होगा, ठीक, मनाया भी होगा दूर दूर से मतलब मनाया। मुहर्रम जो था इसके मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक, 1669 याद रखिएगा। फिर 79 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। 1679 में इसने 1779 में जजिया कर, जिसे और अकबर ने समाप्त कर दिया था, उसे पुनः लगाया। पुनः लगा दिया, ठीक। 1665 ईस्वी में हिंदुओं की होली के त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने 1665 ईस्वी में होली का त्योहार प्रतिबंध, ठीक, लगा दिया। 1665 ईस्वी में होली पर प्रतिबंध कब लगाया? 1665 ईस्वी में। 1702 ईस्वी में हिंदुओं पर प्रतिबंध लगा दिया कि वह अपनी हाथों की जो अंगूठियां होती नहीं, अंगूठियों में देवी देवताओं के नाम लिखे होते हैं, ठीक, उनको खुदवाने पर प्रतिबंध। यानी 1702 में हिंदुओं को अंगूठियों पर देवी देवताओं के नाम खुदवाने पर प्रतिबंध, ठीक। सोच लीजिए कितना कट्टर था, इसकी मानसिकता कैसी थी। प्रतिबंध लगाया। इसके बाद में 1703 में अहमदाबाद में साबरमती तट पर मुर्दों की अंत्येष्टि पर प्रतिबंध लगा दिया। 1703 ईस्वी इस्लाम धर्म में दफनाने की प्रथा है, हिंदू धर्म में मुर्दों को जलाने की प्रथा है। 3 में अहमदाबाद के साबरमती नदी तक यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। कभी आप नेट पे जाइए, गूगल मैप सर्च कीजिए, गूगल मैप पे जाके उस स्थान को सर्च करके ऊपर से विजिट कीजिए, तो उसमें आपको पूरी मूर्ति सैटेलाइट से जो कैप्चर की हुई है फोटो वो दिख जाएगी। आप अभी नहीं जा सकते तो ऐसे देख सकते हैं, मैंने भी ऐसे ही देखी है। बड़ा अच्छा लगता है ऊपर से जब दिखता है, और पूरा बैकग्राउंड इसका बना हुआ है मेंटेन अच्छा सा, बड़ा बढ़िया लगेगा, देखिएगा। 1703 में अहमदाबाद की साबरमती नदी के तट पर मुर्दों की अंत्येष्टि पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी मुर्दों को आप जला नहीं सकते हैं। उसके बाद में औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। एक जो इसकी सबसे खास बात है वो ये है कि इसकी सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, ठीक है, याद रखिएगा। किसी भी शासक के शासनकाल में जितने इसके शासनकाल में सेनापति थे हिंदू, उतने किसी के शासनकाल में नहीं रहे हैं, ठीक। अगर चाहे तो इसका ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और इनके कारनामे देखते हैं कि उन्होंने आगे क्या क्या किया। औरंगजेब के समय
कुल मुगल साम्राज्य 20 सूबों में बटा था। मुगल साम्राज्य 20 सूबों में बटा था। ठीक, इसका विभाजन 20 प्रांतों में, जैसे अभी स्टेट में है ऐसे 20 सूबों में था। औरंगजेब के समय, इसके समय हिंदू मनसब दारों की संख्या 337 थी। मनसबदारों की संख्या इतनी थी जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में सबसे अधिक थी। ठीक, और किसी शासक के शासनकाल में इतने हिंदू मनसबदार नहीं हुए। औरंगजेब ने सर्वप्रथम 18 करों को समाप्त किया। इसने सर्वप्रथम 18 करों को समाप्त किया। ठीक, जिनमें से राहदारी पिंडारी तथा ग्रहकर आदि, भूमिकर एक्सेट्रा, ऐसे 18 कम महत्व के करों को समाप्त कर दिया और उन सब को सामूहिक रूप से एक कर के रूप में लगा दिया। ठीक, ऐसा नहीं कितने कर से मुक्ति दे दी। इसने प्रजा की चरित्र के निगरानी के लिए मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की। ठीक, इसके बाद में इस्लाम न स्वीकार करने के कारण सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। गुरु तेग बहादुर की दिल्ली में हत्या करवा दी। ठीक, चलिए इससे आगे देखते हैं भरतपुर राजवंश की नींव। चलिए अब इसमें और ज्यादा बचा नहीं है, थोड़ा सा 1-2 लाइन बची है, उसको देख लेते हैं जो थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में औरंगजेब को भी खत्म करते हैं। किसी भी शासक को पढ़ने के लिए अगर आप चाहें तो पूरी पुस्तक मिल सकती है, लेकिन हमें संक्षेप में इसकी जानकारी लेनी है, परिचय प्राप्त करना है। 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं गोलकुंडा, 87 में गोलकुंडा में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। और उसके बाद 3 मार्च 1707 को
1707 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, इस तरह से इसकी भी जीवन लीला समाप्त हो गई, रेस्ट इन पीस हो गए। अब आइए औरंगजेब काल के प्रमुख विद्रोह एक बार श्रृंखलाबद्ध तरीके से देखेंगे। इसके शासनकाल में जो प्रमुख विद्रोह हुए हैं, इसके शासनकाल में, औरंगजेब के काल में, उनको देखेंगे। क्रम संख्या ये हो जाएगी। इसके बाद विद्रोह हो जाएंगे। उसके बाद में काल यानी कब हुआ, और काल के बाद में अंतिम हो जाएगा नेता। इसके नेता कौन है? तो नंबर 1 जाट विद्रोह, नंबर 2 अफगान विद्रोह, नंबर 3 सतनामी विद्रोह, नंबर 4 बुंदेला विद्रोह, नंबर 5 राजपूतों का विद्रोह, नंबर 6 सिख विद्रोह। ठीक, ये 6 विद्रोह हुए हैं। कालखंड देख लेते हैं। तो ये हुआ है 67 से 88, 1667 से 88 ईस्वी, 1667 से 1688 ईस्वी। फिर ये 67 से 72, 1667 से 1672 ईस्वी। उसके बाद में ये भी 1672 ईस्वी में हुआ। 1661 से 1707 तक चलता रहा। 1661 से 1707 तक ये लगातार चलता रहा। 1680 से 1709 ईस्वी तक चला, और ये 1675 ईस्वी चला। इसके जो नेता थे गोकुल, राजाराम और चूड़ामन। गोकुल, राजाराम और चूड़ामन, ये 3 इसके थे। इसके बाद में भानु अकमल खान, ये था भागु, और ये थे अकमल खान। इन दोनों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, अफगान विद्रोह का। उसके बाद इसमें जो है वो है सतनामी अनुयायी रहे हैं। और उसके बाद चंपत राय जुझार सिंह और छत्रसाल, ये 3 नेता हुए हैं बुंदेला विद्रोह के। और इसके बाद दुर्गादास राठौर जो है वो राजपूतों के हैं, दुर्गादास राठौर। और सिख विद्रोह हुआ है, इसके यहां पर लिखेंगे हम, लेकिन यहां लिख दे रहा हूं मैं इस तरफ। इसमें गुरु तेग बहादुर, गोविंद सिंह एवं बंदा बहादुर। इसमें गुरु तेग बहादुर, बंदा बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ठीक, ये 3 इनके सिख विद्रोह के नेता हुए। ठीक, तो इस तरह से औरंगजेब का जो अपना कालखंड है, उसकी जो महत्वपूर्ण कार्यकलाप है, गतिविधियां हैं, उसकी कार्यशैली है,
उस सबको हमने देखा है। अब इसके बाद हम मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर आएंगे कि मुगल काल में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है।